Good afternoon, everyone. कल अपन ने जो है फील्ड इक्वेशंस डिस्कस कर ली थी ई मोड के लिए और टी एम मोड के लिए, दोनों के लिए। टी के लिए परसों की थी, है ना। तो आज अपन कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस टी ई एम मोड, यानी कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक। ठीक है, पहले अपन कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक से पहले कल अपन ने बाउंड्री कंडीशन नहीं करवाई थी, मैंने कहा था कल करवाएंगे, है ना, क्योंकि टाइम खत्म हो गया था। तो ज़्यादा कुछ नहीं, देखो क्या है बाउंड्री कंडीशन के अंदर। सबसे पहले फील्ड इक्वेशन लिखना सिखा देता हूं मैं। कौन सा मोड है? टी एम मोड डिस्कस कर रहे थे अपन, टी एम एन पी मोड डिस्कस कर रहे थे इन इन सिलेंड्रिकल वेवगाइड। तो टी एम मोड है, इसका मतलब एच जेड तो जीरो है, तो सबसे पहले तो ये लिख दो एच जेड जीरो। उसके बाद एच जेड जीरो तो ई जेड क्या होगा? नॉन जीरो होगा। और इसका सॉल्यूशन किससे देंगे अपन? हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से देंगे। ई नोट जेड जे एन के सी आर cos एन फाई एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी और जेड। अब देखो मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, अपने को ई आर और ई फाई और निकालना है। तो ई आर तो जो दिया हुआ है उसी का किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना? डेल अपॉन डेल आर के रेस्पेक्ट में। तो आपका ई आर आ जाएगा। इसके अलावा कांस्टेंट टर्म भी कुछ आती है, लेकिन क्योंकि अपन सारे कांस्टेंट को मिला के वापस से ई नोट आर ही लिख देते हैं तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा जे एन प्राइम। प्राइम का मतलब डेरिवेटिव ऑफ बेसिल फंक्शन एंड रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी सेम। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या कैलकुलेट करना है? ई फाई कैलकुलेट करना है। ई जेड दिया हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है? फाई के रेस्पेक्ट में। तो एम्पलीट्यूड हो गया ई नॉट फाई, तो कोस एन फाई बन जाएगा साइन एन फाई। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। ठीक है, उसके बाद एच आर कैलकुलेट करना है। तो एच आर फील्ड दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है एच, मतलब इसमें अपोजिट होगा। आर निकालोगे तो जो बच गया, यानी कि फाई बच गया, फाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, और जब फाई निकालोगे तो आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे। उल्टा करते हैं। या फिर ये देख लो कि एच आर जो होता है वो ई फाई से कनेक्टेड होता है, और जो ई आर होता है वो एच फाई से कनेक्टेड होता है। सेम फॉर्म होती है, बस एम्पलीट्यूड अलग होता है। तो एच आर हो जाएगा एच नॉट आर जे एन के सी आर साइन एन फाई एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी और जेड। और एच फाई किससे कनेक्ट हो जाएगा? ई आर से, यानी कि एच नॉट फाई जे एन प्राइम के सी आर कोस एन फाई एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जी जेड। तो ये क्या हो गए? फील्ड इक्वेशंस हो गए। 6 इक्वेशन है, 6 ही फील्ड के कंपोनेंट होंगे। तो दीज आर फील्ड इक्वेशंस, दीज आर फील्ड इक्वेशंस फॉर PMNP मोड। N क्या है? नंबर ऑफ फुल वेव इन 2 पाई रोटेशन ऑफ फाई, और P क्या है? नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, इन बेसल फंक्शन जो आपका JN है उसमें जीरोज कितने हैं? इन सिलेंड्रिकल वेवगाइड। ठीक है, अब देखो, बट वी नो दैट at surface of conductor tangential component of electric field is zero
एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक से ही काम चल जाएगा अपना। ठीक है। टेंजेंशियल मतलब जो उसके बिल्कुल टेंजेंट होगा, नहीं कि क्या कह सकते हैं अपन, बिल्कुल टच में, स्पर्श रेखीय जो होगा ना, टेंजेंशियल का मतलब स्पर्श रेखीय होता है हिंदी के अंदर। तो अगर मैं सरफेस की बात करूं, है ना, तो एट आर इक्वल्स टू ए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, ई फाई तो होगा, फाई तो घूमता ही यूं, तो टेंजेंशियल तो फाई होगा, तो ई फाई जीरो। या फिर आप ये कह सकते हो एच आर इक्वल्स टू जीरो, एक ही बात है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट वैनिश होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो होता है। तो बाहर वाले सरफेस के लिए रेडियल वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। तो ये रहा एच आर और ये रहा ई फाई। तो इन दोनों में आर वाले टर्म क्या है, यही तो टर्म है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, जे एन केस ई आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, कहां पे, एट आर इक्वल्स टू ए पे। मतलब जे एन फंक्शन ऑफ के सी ए जीरो हो जाना चाहिए। तो देखो, जब टी मोड की बात कर रहे थे तो किसके कंडीशन आई थी, बेसल फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए आई थी। यहाँ पे बेसल फंक्शन के लिए कंडीशन आ रही है। तो मान लेते हैं कि बेसल फंक्शन जिन पॉइंट पे जीरो हो रहा है उसको एक्स मान लेते हैं, एक्स एन पी। तो यहाँ पे इस बार मैं प्राइम नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि किसके जीरोज को बता रहा है, बेसल फंक्शन के जीरोज को बता रहा है, जबकि वहां पे वो किसके जीरोज को बता रहा था, बेसल फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के जीरोज को बता रहा था। तो यहां से केसी कितना आ जाता है, एक्स एन पी अपॉन ए, और ये भी एक कांस्टेंट है एक्स एन पी, लेकिन ध्यान रखना एक्स प्राइम एन पी से अलग है, क्योंकि एक्स प्राइम एन पी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के जीरो वाली पोजीशन थी, जबकि ये बेसल फंक्शन के खुद के जीरो वाली पोजीशन है। ठीक है, ये आपको दी जाएगी एग्जाम में जब भी दी जाएगी। तो यहाँ से आपके पास क्योंकि के सी आ गया है, तो आप फील्ड इक्वेशन में रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से अपना स्टार्ट हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EM वेव इन सिलेंड्रिकल वेवगाइड फॉर PM मोड। ध्यान रखना मोड भी कौन सा है, TM मोड है। तो देखो भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की। किसकी बात करते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की। देखो, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, ओमेगा सी स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन इक्वल्स टू हो जाता है के सी स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा सी दिख रहा है क्या फ्रेम में, चलो एक और लाइन लिख देता हूँ, ओमेगा सी हो जाएगा 1/√μ एप्सिलॉन, और के सी का मतलब XNP/A। तो ये क्या आ गया, बेसिकली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ गया है। और अगर आप ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी लिखो, यानी कि एफ की टर्म में लिखना चाहो, तो 1/2π यहाँ चला जाएगा ना, 2π आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, उसके बाद अपन आगे चलेंगे।
अरे रोहित कुमार, दिस इज वेरी वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये अपन स्कूल में पढ़ लेते हैं। देखो, अगर मान लो कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, मान लो कंडक्टिंग स्फीयर है। आपको पता है कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और कंडक्टर हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। क्या होता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। इक्वी पोटेंशियल का मतलब उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए। यही बात है। ठीक है, तो देखो, अगर अब बात आती है कि पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो इससे क्या मतलब है और किस तरीके से अपन इसको रिलेट कर सकते हैं? हम ये मान लेते हैं कि भाई इसके टेंजेंशियल कोई कंपोनेंट है। क्या है? इसके टेंजेंशियल कोई कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये मान लो स्फीयर है, या फिर एकदम कंडक्टिंग प्लेन मान लेता हूं, और मैं मान लेता हूं इस प्लेन के पैरेलल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है। तो अगर इसके पैरेलल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, तो आपको पता है v कितना होता है? माइनस ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर। अब अगर इसकी पैरेलल कोई कंपोनेंट है, तो यहां से कुछ ना कुछ पोटेंशियल आ जाएगा। मतलब यहां से मान लो इस पॉइंट तक आया मैं, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के सारे पॉइंट क्या होने चाहिए? इक्वी पोटेंशियल होने चाहिए। अब इक्वी पोटेंशियल होने चाहिए, इसका मतलब क्या है कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो इसके पैरेलल है, वो जीरो ही होना चाहिए। हाँ, इसके परपेंडिकुलर हो सकता है। क्यों? अगर परपेंडिकुलर होगा तो डॉट डीएल, यहाँ पे डॉट डीएल, डीएल आप जा इस तरफ रहे हो तो एंगल हो जाता है 90 डिग्री, तो कोस 90 जीरो। तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो ई और एल के बीच का एंगल 90 हो जाए, या फिर ई जीरो हो जाए। तो 90 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ परपेंडिकुलर हो सकता है। किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो सकता है, पैरेलल नहीं हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो यहां से आप अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो देखो, अभी मैंने बताया था जैसे ई फाई किससे कनेक्टेड है? एच आर से कनेक्टेड है। तो ये उसका क्या है? फाई यूं घूम रहा है, ये उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो होगा। टेंजेंशियल क्या होगा? जीरो। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्यों? क्योंकि कंडक्टर को इक्वी पोटेंशियल बनाए रखना है। कंडक्टर के दो पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल नहीं हो सकता। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका टेंजेंशियल किससे कनेक्टेड है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर से कनेक्टेड है। और वैसे आपने एक फैराडे इफेक्ट भी पढ़ा होगा ईडी के अंदर, एमएससी प्रीवियस में आ जाता है। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस किसी कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं। मान लो यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, अगर मैंने यहाँ पे कोई कंडक्टर रख दिया तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड यूं यूं चला जाएगा, कभी भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। इसी को बोलते हैं फैराडे केज इफेक्ट। तो ये अच्छे से डिस्कस किया जाता है एमएससी प्रीवियस के अंदर, और बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेमेस्टर में किया जा सकता है। हालांकि ये जो टॉपिक है फैराडे केज इफेक्ट, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का टॉपिक है। बाकी काफी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी टेंजेंशियल नहीं हो सकता, कंडक्टर की सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, टेंजेंशियल नहीं हो सकता। और ये तो आप रिलेशन से बता सकते हो, वरना आप इसको एक और तरीके से बता सकते हो। आपको पता है डाइवर्जेंस ऑफ बी कितना होता है? डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो होता है। तो अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट पेनिट्रेट करने लग गया कंडक्टर को, तो ये जो इक्वेशन आती है ना, बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू जीरो फॉर क्लोज सरफेस, ये जो इक्वेशन है, सेकंड सेकंड इक्वेशन है किसकी? मैक्सवेल की। और ये इसकी इंटीग्रल फॉर्म है, और डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है। तो अगर कंडक्टर के सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होने लग गया, तो उस केस में ये दोनों प्रिंसिपल वायलेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वायलेट हो जाएंगे ये दोनों। हाँ, तो बताओ रोहित, समझ में आया या नहीं आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो क्यों होते हैं एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर? ध्यान रखना, हमेशा जीरो नहीं होते हैं, कंडक्टर की सरफेस पे ही जीरो होते हैं।
चलें आगे। हाँ कोई बात नहीं, भूलना कोई बीमारी नहीं है भाई, है ना। भूल गए तो हमने याद दिला दिया। इट्स ओके इफ यू फॉरगेट सम कॉन्सेप्ट। कोई भी भूल सकता है, मैं भी भूल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर, है ना। चलें आगे। ओके ओके, कर लो, नोट कर लो। चलो अब आगे चलते हैं ना। देखो, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, उसके बाद अपन बात करते हैं फेज फैक्टर की। तो फेज फैक्टर बीटा कितना होता है, अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। ठीक है, तो बीटा इक्वल्स टू आप लिख सकते हो म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा सी स्क्वायर। यानी कि अगर आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखना चाहते हो, और अगर आप इसकी टर्म में नहीं लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, के सी की वैल्यू यहां से रख सकते हो एक्स एन पी अपॉन ए। सो एक्स एन पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करता हूं तो म्यू एप्सिलॉन ओमेगा में कॉमन ले लूं, कुछ इस तरीके से आएगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा सी अपॉन ओमेगा का स्क्वायर एंड होल पावर 1/2। ठीक है, और वी कैन राइट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का स्क्वायर एंड होल पावर 1/2। ठीक है, और इसके टर्म में लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं गाइड वेवलेंथ। देखो भाई, गाइड वेवलेंथ का देखो, हाँ वेवलेंथ क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन बीटा जी, और बीटा जी आपने ऊपर निकाला हुआ है। तो अगर इस फॉर्म में लिखना चाहूँ मैं तो यह आ जाएगा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का स्क्वायर
एंड होल पावर 1/2। और अगर इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स एन पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये आ गया आपका गाइड वेवलेंथ। अच्छा, इसको एक और टर्म में लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ लिखते हैं ऊपर। लेमडा जी इक्वल्स टू, ये क्या बन जाता है, देखो 2 पाई, ये 2 पाई एफ है ना, 2 पाई एफ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर सकता हूँ और 1/√μ बन जाता है फेज वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन एनी मीडियम, वीपी अपॉन एफ, और यह आ जाएगा 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का स्क्वायर की पावर 1/2, और लेमडा जी आ जाएगा, वीपी अपॉन एफ का मतलब है लेमडा, और मतलब ये ऑपरेटिंग वेवलेंथ है ना, ये गाइड वेवलेंथ है, ध्यान रखना, हर बार बताता हूं मैं वैसे इनका डिफरेंस। ये हो गया फेज फैक्टर। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, गाइड वेलोसिटी की। गाइड वेलोसिटी क्या हो जाएगा भैया, वी जी, यानी कि ओमेगा अपॉन बीटा जी। तो देखो भैया ये रहा बीटा जी आपका, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√μ एप्सिलॉन 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर एंड होल पावर 1/2। So here we get guide velocity equals to phase velocity in any medium 1 minus f c upon f का स्क्वायर एंड पावर 1/2। ये क्या जाता है आपका गाइड वेलोसिटी। एंड द फाइनल इज इम्पिडेंस। इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, ई आर अपॉन एच फाई, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, मतलब ई फाई अपॉन एच आर भी कर सकते हो। तो ये वैल्यू आएगी बीटा जी अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। ठीक है, कल मैंने याद करने के लिए कहा भी था, तो वो चीज़ है। यहाँ से जैसे ही अपन बीटा जी रख देंगे तो आपके पास आ जाएगा इम्पिडेंस। तो नीचे तो शायद दिखेगा नहीं आपको, तो मैं अभी यहाँ लिख दूंगा ये मिटा के, या फिर लिख ही देता हूँ। देखो z इक्वल्स टू बीटा जी ये रहा, और नीचे नीचे आएगा एप्सिलॉन ओमेगा, और ऊपर है अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का स्क्वायर एंड होल पावर 1/2। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो बेसिकली ये आ जाता है z इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन और अंडर रूट 1 माइनस एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर। और आपको पता है ये क्या होता है, नीटा होता है ना, 1 माइनस एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए यहाँ तक, और ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी खत्म हो जाती हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे TEM मोड की, ठीक है ना, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, यानी कि HZ भी 0 रखेंगे और EZ भी 0 रखेंगे।
जब नोट हो जाए तो बता देना भैया ना। ठीक है, चलें आगे। तो अब अपन बात करेंगे ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मोड की। ठीक है, किसी ने नहीं नोट किया है तो बता दो। TEM मोड, ठीक है, फुल फॉर्म भी लिख देता हूं मैं। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड द ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मोड। इलेक्ट्रिक भी ट्रांसवर्स है और मैग्नेटिक भी ट्रांसवर्स है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट हो रही है उस डायरेक्शन में ना इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट होगा ना ही मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा। ठीक है, चलो तो ये हेडिंग होगी, इसमें लिखना है TEM मोड इज कैरेक्टराइज्ड बाय
characterized by complete transverse field. That is, if we consider wave is propagating along z-axis, then Ez, Hz both are zero. Ez and Hz both are zero. ठीक है, ठीक है। अब दोनों जीरो हो गए तो भैया आप सिंपल जो आपका होलो कंडक्टर था उसके अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जो अपन रेक्टेंगुलर वेवगाइड या सिलिंड्रिकल वेवगाइड बोल रहे थे उसमें पॉसिबल नहीं, इसको एटलीस्ट दो कंडक्टर चाहिए होंगे। सो आगे लिखना है TEM mode is not possible in सिंगल होलो कंडक्टर या सिंगल होलो कंडक्टर। इसको आप रेक्टेंगुलर वेवगाइड या फिर सिलिंड्रिकल वेवगाइड पढ़ रहे थे अभी तक, है ना। Because it requires two conductors such as transmission line, और टू वायर लाइन, है ना। जैसे दो वायर होते हैं ना, सेपरेट दो वायर हो या एक कंडक्टर के अंदर दूसरा कंडक्टर हो, इस तरीके की इसको अरेंजमेंट चाहिए, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही कंपोनेंट जीरो हैं। इसके अलोंग द प्रोपगेशन। सो अब क्योंकि देखो जो ट्रांसमिशन जो लाइन है जिसमें दो वायर हो गए या दो कंडक्टर हो गए, है ना, जैसे अपने घरों में बिजली आती है ट्रांसमिशन लाइन से आती है, एटलीस्ट दो वायर होते हैं ना। थर्ड वायर किसका होता है? ग्राउंडिंग का होता है। वो अपन लगाए ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता, मतलब फर्क पड़ सकता है क्योंकि वो खतरों से बचाता है हमें, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अगर चाहिए तो दो वायर से काम चल जाता है, फेज और न्यूट्रल, है ना। तो बिल्कुल ट्रांसमिशन लाइन की तरह हो गया। और ट्रांसमिशन लाइन को अपन सोल्व किससे करते हैं? उन सबको इलेक्ट्रॉनिक्स में किससे सोल्व करते हैं? सर्किट थियरी से। और ये जो अपन अभी जो पढ़ रहे थे इसको बोलते हैं फील्ड थियरी, क्योंकि अपन किसको सोल्व कर रहे थे? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस को सोल्व कर रहे थे। तो ये जो है TEM मोड, क्योंकि इसकी जो अरेंजमेंट ट्रांसमिशन लाइन जैसी होगी तो ये क्या करता है? एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर देता है किसमें, या फिर अपन ये कह सकते हैं एक रिलेशन बताता है, एनालॉगी बताता है किसके अंदर? सर्किट थ्योरी और फील्ड थ्योरी के अंदर। सो TEM मोड is an analogy for field theory, field या फिर बिटवीन कर देते हैं ना, एनालॉगी बिटवीन फील्ड थियरी एंड सर्किट थियरी। ठीक है, उन दोनों के बीच एक तरीके से एनालॉगी है। तो अब इसका डायग्राम अगर बनाना चाहें तो देखो किस तरीके से बनेगा। इसमें दो कंडक्टर होंगे। पहले मैं एक कंडक्टर बना देता हूं। ये एक बड़े वाले कंडक्टर के अंदर रखा है। बेसिकली इस बार कितने कंडक्टर्स है? दो। एक मतलब ये कह सकते हो आप कि एक सर्कुलर वेवगाइड के अंदर एक और रखा हुआ है, सिंगल से काम नहीं चलेगा, दो चाहिएंगे, है ना, दो कंडक्टर चाहिएंगे। तो ये है TEM मोड के लिए अरेंजमेंट।
ठीक है ना। इस सिंगल कंडक्टर में अब एनर्जी ट्रांसमिट ही नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि अपन बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो फिर एनर्जी ट्रांसमिशन कैसे होगा, क्योंकि दोनों ही ई जेड और एच जेड दोनों ही जीरो हो गए हैं। तो बेसिकली बिल्कुल सर्किट थ्योरी के जैसा हो गया, जैसे अपन नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ते हैं ना। उसके बाद वापस से वही क्या सॉल्व करेंगे अपन, मैक्सवेल इक्वेशन सॉल्व करेंगे फ्रॉम थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। कर्ल ऑफ ई कितना होता है, माइनस डेल बी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। लेकिन डेल अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर लेना है, आयोटा बीटा जी के बराबर लेना है। तो कर्ल ऑफ ई किसके बराबर आ जाएगा भैया, माइनस आयोटा बीटा जी, और जो आपका बी वेक्टर है उसको म्यू इंटू एच वेक्टर लिखना है, तो हो जाएगा आयोटा बीटा म्यू और एच वेक्टर। इसको इक्वेशन दे देना फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद अपन फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन लिखेंगे। तो इसके बाद फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन इससे नीचे लिखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन कर्ल ऑफ एच वेक्टर इक्वल्स टू होता है जे वेक्टर प्लस एप्सिलॉन डेल ई वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। लेकिन जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई होता है, एंड सिग्मा टेंड्स टू जीरो फॉर लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसका मतलब जे कितना आ गया, जीरो आ गया। तो कर्ल ऑफ एच वेक्टर कितना हो गया, आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा ई वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देना। यहां तक नोट कर लो, किसी कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ भाई, हो गया क्या यहाँ तक।
अगर यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, आगे अपन कल करेंगे ना। ये फील्ड इक्वेशंस आपको पता थोड़ा टाइम लगता है ना, और टाइम अब है नहीं। सर इक्वेशन 1 के ऊपर वाली लाइन, इक्वेशन 1 के ऊपर ये लिखा हुआ है डेल अपॉन डेल्टा टी आयोटा बीटा जी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि जब फील्ड इक्वेशन की आप बात कर रहे हो तो किसके अच्छा अच्छा, इसी की बात कर रहे हो ना। डेल अपॉन, अच्छा डेल अपॉन डेल्टा टी आयोटा ओमेगा आएगा भाई, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, ये करेक्शन करना। ठीक है, कितना आएगा? आयोटा ओमेगा। देखो यहाँ मैंने सही लिखा था ना, यहाँ सही लिखा था, यहाँ गड़बड़ कर दी, आयोटा ओमेगा। कि डेल अपॉन डेल्टा जेड आयोटा बीटा होता है ना। हाँ ये करेक्शन कर लेना भाई, यहाँ पे तो सही लिखा था, यहाँ जल्दबाजी में गलत हो गया। तो आगे कल करते हैं, ठीक है भाई। देख क्लास बंद, या किसी को कुछ पूछना है? ओके भाई, कल मिलते हैं।